जब भी औद्योगीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी मशीनें, फैक्ट्रियां और तरक्की की तस्वीरें, है ना? पर क्या ये कहानी इतनी सीधी और सरल है? आज हम इसी जानी पहचानी कहानी के पीछे की कुछ और परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल 1900। सोचकर देखिए, एक बिल्कुल नई सदी की शुरुआत हो रही है। माहौल में एक अलग ही उम्मीद और जोश भरा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो इंसानियत एक शानदार सुनहरे भविष्य के दरवाजे पर खड़ी है। उस दौर की सोच कैसी थी, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये तस्वीर। ये असल में साल 1900 में छपी एक म्यूजिक बुक का कवर पेज है, जिसका टाइटल था डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी सदी का सवेरा। इस तस्वीर का एक एक हिस्सा एक कहानी कहता है। देखिए, बीच में एक देवी जैसी आकृति है। ये है प्रगति की दूत। इनके हाथ में नई सदी का झंडा है और वो समय के पंखों वाले पहिए पर सवार होकर भविष्य की तरफ उड़ रही हैं। और उनके चारों तरफ क्या है? तरक्की के सारे निशान, रेलवे, कैमरा, मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। मतलब संदेश बिल्कुल साफ था, टेक्नोलॉजी ही भविष्य है। और ये सोच सिर्फ यहीं तक नहीं थी। एक ट्रेड मैगजीन में छपी ये तस्वीर इस बात को और भी दिलचस्प अंदाज में सामने रखती है। यहाँ दो जादूगरों का मुकाबला दिखाया गया है। एक तरफ है पूरब का अलादीन, जो अपने जादुई चिराग से पल भर में महल बना देता है। इसे कहा गया है पुराना जादू। वहीं दूसरी तरफ है एक मॉडर्न मैकेनिक, जो अपने औजारों से बड़े बड़े पुल, जहाज और ऊंची इमारतें बना रहा है, और ये है नया जादू। तो संदेश क्या है? यही कि असली जादू अब चिराग में नहीं, बल्कि मशीनों और पश्चिमी तकनीक में है। तो ये दोनों तस्वीरें जब हम इन्हें साथ में देखते हैं तो एक बहुत ही साफ और जोरदार कहानी बनती है, एक जीत की कहानी। और वो कहानी ये है कि आधुनिक दुनिया विकास और तकनीकी चमत्कारों का एक शानदार दौर है। इस कहानी में असली हीरो इंसान नहीं, बल्कि मशीनें, कारखाने, रेलवे और बड़े बड़े जहाज हैं। इसी तरह की तस्वीरें और कहानियां हमारी आम कल्पना, या जिसे पॉपुलर इमेजिनेशन कहते हैं, उसका हिस्सा बन जाती हैं। पॉपुलर इमेजिनेशन मतलब वो सारी तस्वीरें, वो विचार और कहानियां जो मिलकर किसी भी विषय पर समाज की एक आम राय बनाती हैं। और औद्योगिकरण को लेकर हमारी सोच पर इन तस्वीरों का बहुत गहरा असर पड़ा है। लेकिन क्या हर कहानी का सिर्फ एक ही पहलू होता है? क्या ये जीत और चमक-दमक वाली तस्वीर ही पूरी सच्चाई है? या इस रोशनी के पीछे कुछ अंधेरे भी छिपे हुए हैं? तो पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या तेजी से होता औद्योगिकरण हमेशा हर किसी के लिए तरक्की और खुशहाली लाता है? और एक और सवाल, क्या हर काम को मशीनों के हवाले कर देने का गुणगान करना सही है? क्या इसके कोई बुरे नतीजे नहीं हो सकते? और शायद सबसे जरूरी सवाल, इन बड़ी बड़ी तस्वीरों से हटकर अगर हम सोचें तो उन आम लोगों की जिंदगी का क्या, जिसे इन फैक्ट्रियों और मशीनों ने हमेशा के लिए बदल दिया? उनके लिए इस तरक्की का असली मतलब क्या था? इन गहरे सवालों के जवाब हमें उन एक तरफा तस्वीरों में तो नहीं मिलेंगे। जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास की परतों को खंगालना होगा। पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें इतिहास की तरफ देखना होगा, खासतौर पर ब्रिटेन की कहानी, जो पहला औद्योगिक देश था, और फिर भारत जैसे देशों की कहानी, जहां ये सारे बदलाव औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल के तहत हुए, जिसका अनुभव बिल्कुल अलग था। तो अगली बार जब भी तरक्की की कोई भव्य कहानी सामने आए तो एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, इस कहानी में किसकी तरक्की की बात हो रही है और किसकी कहानी पीछे छूट गई है? औद्योगिक क्रांति, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद धुआं उगलती चिमनियां और बड़ी बड़ी मशीनें, हैं ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये असली कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? चलिए आज औद्योगिक क्रांति की उस अनकही कहानी को जानते हैं, जो अक्सर किताबों से बाहर रह जाती है। जी हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां, शोर करती मशीनें और हर तरफ धुआं। यही हमारी जानी पहचानी इमेज है। पर मजे की बात यह है कि एक बहुत लंबे समय तक असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। ये तस्वीर पूरी कहानी का बस एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। अगर फैक्ट्रियां नहीं थी तो फिर ये क्रांति, ये सारा उत्पादन हो कहाँ रहा था? देखिए, इतिहासकारों ने इस दौर को एक नाम दिया है, आदि औद्योगिकरण।
अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। एक ऐसा सिस्टम जहां फैक्ट्रियों के बिना ही बहुत बड़े स्केल पर, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीजें बन रही थीं। और ये सब भाप के इंजन के आने से बहुत पहले हो रहा था। और जानते हैं इस पूरे सिस्टम के पीछे कौन था? शहर के व्यापारी। वो लोग शहरों के कड़े नियमों और ट्रेड गिल्ड से बचने के लिए गांव की तरफ गए, और वहां उन्हें मिले किसान जिन्हें अपनी छोटी-मोटी खेती से होने वाली कमाई के अलावा एक और इनकम सोर्स की सख्त जरूरत थी। तो बस बन गई एक जबरदस्त पार्टनरशिप। तो ये देहात की प्रोडक्शन लाइन, ये पूरा इंटरनेशनल कारोबार आखिर घरों से चल कैसे रहा था? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था। इसे समझने के लिए ऊन के एक टुकड़े का सफर देखते हैं। सबसे पहले एक व्यापारी कच्चा ऊन खरीदता था, फिर वो उस ऊन को गांव के घरों में भेजता, जहां स्पिनर्स यानी कातने वाले उससे धागा बनाते थे। वो धागा फिर जाता था बुनकरों के पास, उसके बाद फुलर्स के पास जो कपड़े को प्रोसेस करते। फिर होती थी उसकी रंगाई, और आखिर में उस तैयार कपड़े को लंदन जैसे बड़े सेंटर में फाइनल टचअप के लिए भेजा जाता था, और वहां से पूरी दुनिया के बाजारों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। कमाल है ना? और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अंदाजा लगाइए, हर एक व्यापारी प्रोडक्शन के हर स्टेज पर करीब 20 से 25 लोगों को काम पर रखता था। इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेला व्यापारी सैकड़ों कारीगरों को कंट्रोल कर रहा था, जो पूरे देहात में फैले हुए थे। यह स्केल वाकई बहुत बड़ा था। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा था, तो फिर फैक्ट्रियों की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदलना पड़ा? इसका जवाब छिपा है डिमांड में, एक जबरदस्त उछाल में। खास तौर पर कपास का मामला देखिए। 1760 में ब्रिटेन करीब 2.5 मिलियन पाउंड कच्चा कपास इंपोर्ट करता था, और महज 27 साल बाद 1787 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 22 मिलियन पाउंड, मतलब लगभग 10 गुना बढ़ गया। और इस जबरदस्त डिमांड ने पुरानी व्यवस्था की कमर तोड़ दी। सोचकर देखिए, जब काम इतने सारे घरों में फैला हो तो क्वालिटी कैसे चेक होगी? कौन किस पर नजर रखेगा? पुराना सिस्टम इन नई चुनौतियों के लिए बना ही नहीं था। और यहीं पर एंट्री होती है फैक्ट्री की। फैक्ट्री एक सीधा साधा समाधान थी। सारी महंगी मशीनें एक जगह, सारे प्रोडक्शन प्रोसेस एक ही छत के नीचे। इससे मजदूरों पर नजर रखना आसान हो गया, क्वालिटी कंट्रोल में आ गई, और पूरे लेबर सिस्टम को रेगुलेट करना मुमकिन हो गया। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। फैक्ट्रियां आ तो गईं, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि रातों रात सब कुछ बदल गया। सच तो यह है कि यह क्रांति बहुत ही धीमी थी। इस चार्ट को देखिए, यह हकीकत को बिल्कुल साफ कर देता है। 19वीं सदी के आखिर में भी 80% से ज्यादा वर्कर पारंपरिक तरीकों से ही काम कर रहे थे। जो नए टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेक्टर थे, उनमें 20% से भी कम लोग थे। है ना हैरान करने वाली बात? तो सवाल है, रफ्तार इतनी धीमी क्यों थी? वजह सीधी थी, नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। मशीनें खरीदना, उन्हें चलाना, और अगर वो खराब हो जाएं तो उनकी मरम्मत करवाना, ये सब बहुत खर्चीला काम था। स्टीम इंजन का ही उदाहरण ले लीजिए, जो इस क्रांति का प्रतीक माना जाता है। जेम्स वॉट के आविष्कार के सालों बाद 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे। ज्यादातर इंडस्ट्रीज ने इसे अपनाया ही नहीं था। तो कुल मिला के बात यह है कि 19वीं सदी के बीच में भी एक आम मजदूर, मशीन चलाने वाला कोई ऑपरेटर नहीं था। वो अब भी वही पारंपरिक कारीगर और हाथ से काम करने वाला श्रमिक था। जो हम सोचते हैं और जो हकीकत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और ये बात हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर इतिहास की सबसे बड़ी मानी जाने वाली क्रांति इतनी धीमी थी, तो आज जो तकनीकी बदलाव हम देख रहे हैं, क्या वो वाकई उतने ही तेज हैं जितना हमें लगते हैं? या फिर हम भी किसी बहुत बड़ी और धीमी कहानी का हिस्सा हैं, जिसे शायद हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे? ये सवाल सोचने लायक है। जब भी हम औद्योगिक क्रांति का नाम सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? धुआं उगलती बड़ी बड़ी मशीनें, शोर मचाते कारखाने, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि उस दौर का सच इससे कहीं ज्यादा पेचीदा था, कि इस मशीनी युग की असली रीढ़ असल में इंसानी हाथ थे? चलिए इस हैरत अंगेज कहानी की परतें मिलकर खोलते हैं। यही वो सवाल है, वो पहेली है, जो हमें सीधे विक्टोरियन ब्रिटेन के दिल में ले जाती है। सोचिए जरा, एक तरफ तो नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था, और दूसरी तरफ उद्योगपति उन्हीं पुराने तरीकों से, इंसानों से ही काम करवा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? जवाब उस दौर के अर्थशास्त्र, समाज और लोगों की मजबूरियों में छिपा है।
इस विरोधाभास को समझने के लिए ना हमें 19वीं सदी के ब्रिटेन के आर्थिक हालात को देखना होगा। सारी कहानी की जड़ असल में वही है। अब देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका की कहानी में जमीन आसमान का फर्क था। ब्रिटेन में क्या था? गांवों से शहरों की तरफ गरीब मजदूरों की भीड़ उमड़ रही थी। काम करने वाले बहुत थे, इसका सीधा मतलब था मजदूरी बेहद कम। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मजदूर कम थे, इसलिए उनकी मजदूरी ज्यादा थी। नतीजा, अमेरिकी उद्योगपति मशीनों में पैसा लगाने को तैयार थे, लेकिन ब्रिटिश मालिकों के लिए तो इंसान ही सस्ती मशीन थे। और बस यही थी इस पूरे विरोधाभास की जड़। तो चलिए अब एक पल के लिए खुद को एक ब्रिटिश फैक्ट्री के मालिक की जगह रखकर सोचते हैं। उनके लिए यह फैसला किसी भावना पर नहीं, बल्कि सीधे साधे मुनाफे के गणित पर टिका था। सोच कर देखिए, शहर के गेट पर काम की तलाश में लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसे में मजदूरी तो अपने आप ही कम हो जाएगी। अब एक मालिक के लिए महंगी मशीन में हजारों पाउंड लगाना, फिर उसकी देखरेख का खर्च उठाना, ये सब फायदे का सौदा था ही नहीं, जब वही काम करने के लिए कुछ शिलिंग पर इंसान आसानी से मिल रहे थे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, एक और बड़ी वजह थी मौसमी मांग। मतलब कई उद्योगों में काम साल भर एक जैसा नहीं रहता था। किसी खास मौसम में तो काम का पहाड़ टूट पड़ता, तो बाकी समय बिल्कुल सन्नाटा। अब ऐसे में कोई कारोबारी एक महंगी मशीन खरीदकर उसे साल के ज्यादातर महीने बेकार क्यों खड़ा रखेगा? ये तो सीधा सीधा घाटे का सौदा था। मिसाल के तौर पर देखिए, ये असल में काम कैसे करता था। जैसे ही सर्दियां आती, गैस वर्क्स और शराब की भट्टियों में काम बढ़ जाता। क्रिसमस से ठीक पहले बुक बाइंडर और प्रिंटिंग प्रेस वाले दिन रात काम करते थे, और बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत का काम भी सर्दियों में ही जोर पकड़ता था। इन सभी कामों के लिए कुछ महीनों के लिए इंसानों को काम पर रख लेना मशीनों से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता था। तो एक तरफ थी काम की मौसमी जरूरत और दूसरी तरफ थी बाजार की विविधता। देखिए, मशीनें एक जैसी हजारों चीजें बनाने में तो माहिर थीं, लेकिन विक्टोरियन ब्रिटेन का बाजार कुछ अलग ही मांग रहा था। जरा इस बात पे गौर कीजिए, उस दौर में 500 अलग अलग तरह के हथौड़े बनाए जाते थे। 500! ये सब जटिल डिजाइन और खास आकार, ये मशीनों के बस की बात नहीं थी। इन्हें तो सिर्फ इंसान के कुशल हाथ ही बना सकते थे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसे और मुनाफे की नहीं थी। समाज का ताना बाना और लोगों की सोच भी हाथ से बने काम को जिंदा रखे हुए थी। विक्टोरियन ब्रिटेन के जो अमीर और कुलीन लोग थे, उनके लिए हाथ से बनी चीजें उनकी हैसियत, उनके रुतबे का प्रतीक थीं। उनकी नज़र में मशीन से बनी चीजें तो आम जनता के लिए थीं, बड़े पैमाने पर बनी बेजान चीजें। असली कला, असली सुंदरता और क्वालिटी तो हाथ से तराशी गई चीजों में ही होती थी। हाथ से बने उत्पाद परिष्कार और वर्ग का प्रतीक बन गए। इस एक वाक्य में उस दौर की पूरी सोच छिपी है। इन चीजों की फिनिशिंग बेहतर होती थी, हर एक पीस अपने आप में खास होता था। नतीजा ये हुआ कि हाथ से बने सामानों का एक बहुत मजबूत घरेलू बाजार तैयार हो गया, जबकि मशीन से बने ज्यादातर उत्पाद वो उपनिवेशों को निर्यात कर दिए जाते थे। अब तक हमने मालिकों और बाजार के नजरिए से बात की, पर उन लोगों का क्या जो इस प्रचुर श्रम का हिस्सा थे? उनके लिए जिंदगी का मतलब था काम की एक कभी न खत्म होने वाली एक हताश खोज। उनकी जमीनी हकीकत वो बेहद क्रूर थी। गांव से शहर में काम ढूंढना समझिए एक जुआ खेलने जैसा था। अगर शहर में कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार या दोस्त है, तो शायद काम मिल भी जाए, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो हफ्तों भटकना पड़ता था। रातें पुलों के नीचे या किसी रैन बसेरे में कटती थीं और कई बार तो पेट भरने तक के लाले पड़ जाते थे। विल थॉर्न की कहानी ऐसे ही लाखों लोगों की कहानी है। नवंबर 1881 में वो अपने 2 दोस्तों के साथ लंदन के लिए पैदल ही निकल पड़े। दिल में एक उम्मीद थी कि काम मिलेगा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन शहर की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही हकीकत ने उन्हें जमीन पर ला पटका। सिर्फ 3 दिन में सारे पैसे खत्म। 2 रातें खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी, कभी घास के ढेर में तो कभी किसी पुराने से शेड में। वो उम्मीद अब धीरे धीरे हताशा में बदल रही थी। और फिर किस्मत ने साथ दिया। गैस वर्क्स पहुंचकर उन्हें वो जानने वाला मिल ही गया जिसकी तलाश में वे आए थे। उसकी एक सिफारिश पर विल को नौकरी मिल गई। उनकी सफलता उनकी मेहनत से ज्यादा इस एक जान पहचान पर टिकी थी। ये दिखाता है कि जिंदगी कितनी ज्यादा अनिश्चित थी, और ये अनिश्चितता हर मजदूर के सिर पर एक तलवार की तरह लटकती रहती थी। सामान्य दिनों में भी शहरों की 10% आबादी बेहद गरीब थी, लेकिन जब कोई आर्थिक मंदी का दौर आता तो कुछ इलाकों में बेरोजगारी का आंकड़ा 75% तक पहुंच जाता था।
ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लाखों परिवारों की भुखमरी की कहानी है। इसी बेरोजगारी के डर ने मजदूरों के मन में नई तकनीक के खिलाफ एक गहरा अविश्वास और गुस्सा भर दिया था। स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनें जो एक साथ कई धागे काट सकती थीं, उन्हें अपनी रोजी रोटी की दुश्मन नजर आती थीं। 1790 की एक मजिस्ट्रेट रिपोर्ट उस हताशा को साफ साफ दिखाती है। जब ऊनी उद्योग में स्पिनिंग जेनी आए तो हाथ से कताई करके घर चलाने वाली महिलाओं ने उन मशीनों पर हमला कर दिया। वो उन मशीनों को तोड़ देना चाहती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मशीनें उनके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लेंगी। ये उनकी हताशा थी जो बोल रही थी। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। 1840 के दशक के बाद ब्रिटेन में एक ऐसा बदलाव आया जिसने काम की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1840 के दशक के बाद ब्रिटेन में जैसे निर्माण का एक तूफान आ गया। सड़कें, रेलवे लाइनें, पुल, सुरंगें, सीवर, हर तरफ कुछ न कुछ बन रहा था। इस विशाल निर्माण कार्य ने लाखों लोगों के लिए बिल्कुल नए तरह के काम पैदा किए। अकेले परिवहन क्षेत्र में ही नौकरियां 1840 के दशक में दोगुनी हुईं और अगले 30 सालों में फिर से दोगुनी हो गईं। तो मतलब श्रम बाजार में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा था। जहां हाथ की कताई जैसे पुराने काम मशीनों की वजह से खत्म हो रहे थे, वहीं निर्माण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में बिल्कुल नए मौकों का सैलाब आ गया था। लोगों के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल रहा था। तो औद्योगिक क्रांति की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि टेक्नोलॉजी हमेशा नौकरियां खत्म नहीं करती, बल्कि उनके स्वरूप को, उनके तरीके को बदल देती है। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के एक नए दौर में खड़े हैं, तो ये इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में काम का मतलब क्या होगा और हम उस आने वाले भविष्य के लिए कौन से नए रास्ते तैयार करेंगे? एक जमाना था जब भारत का बनाया हुआ कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? आज इसी कहानी की तह तक चलेंगे। सोचिए, सदियों तक भारत में बने महीन रेशम और सूती कपड़ों का ही पूरी दुनिया के बाजारों में बोलबाला था। तो सवाल उठता है, इस ग्लोबल पावर हाउस का आखिर हुआ क्या? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं कि कैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन उद्योगों में से एक को एक सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। अच्छा, तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का कपड़ा व्यापार आखिर था कितना बड़ा और कितना फैला हुआ था। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और कामयाब नेटवर्क रहा होगा, जहां भारत का बना कपड़ा पूरी दुनिया में एक लग्जरी आइटम माना जाता था, अमीरों की पहली पसंद। और मजे की बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क की बागडोर पूरी तरह से भारतीय व्यापारियों और साहूकारों के हाथ में थी। यही वो लोग थे जो देश के दूर दराज गांव के बुनकरों को सीधे दुनिया के बड़े बड़े बंदरगाहों से जोड़ते थे। लेकिन 18वीं सदी के बीच तक आते आते सब कुछ बदलने वाला था। सत्ता का खेल ऐसा पलटा कि ये जो इतनी मेहनत से बनाया गया पूरा का पूरा नेटवर्क था ना, वो बिखरने लगा। हुआ ये कि जैसे जैसे यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक ताकत बढ़ी, उन्होंने व्यापार पर अपना एकाधिकार मतलब अपनी मोनोपोली बनानी शुरू कर दी। और बस यहीं से भारत की पूरी आर्थिक तस्वीर ही बदल गई। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस जमाने में सूरत जैसे हमारे एक पारंपरिक बंदरगाह से ही होने वाले व्यापार की कीमत थी 1.6 करोड़ रुपए। और फिर देखिए क्या हुआ। सिर्फ कुछ ही दशकों के अंदर जैसे ही पुराना सिस्टम टूटा, ये आंकड़ा 1.6 करोड़ से गिरकर सिर्फ 30 लाख रुपए पर आ गया। कितनी बड़ी गिरावट थी ये। और ये तस्वीर इस बदलाव को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ थे सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह, जिन्हें भारतीय व्यापारी चलाते थे, जो अब डूब रहे थे, और दूसरी तरफ उभर रहे थे बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाह, जिन पर पूरी तरह से यूरोपियन कंपनियों का कब्जा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई ताकत के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे सीधे हमारे बुनकरों की जिंदगी को कैसे बदला, उन पर क्या असर पड़ा? तो देखिए, कंपनी ने कंट्रोल का एक नया सिस्टम बनाया। पहला काम उन्होंने ये किया कि जो बीच के दलाल थे उन्हें हटा दिया और उनकी जगह गुमाश्ता नाम के अपने वेतनभोगी एजेंट रख दिए। ये गुमाश्ता बाहर के लोग होते थे और इनका काम था सीधे बुनकरों पर निगरानी रखना। और दूसरा, उन्होंने बुनकरों को कर्ज के जाल में फंसाना शुरू किया ताकि वो अपना माल किसी और को बेच ही ना पाएं। मतलब मकसद बिल्कुल साफ था, कंपटीशन खत्म करो और सस्ते से सस्ते में माल उठाओ। इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा सा नतीजा ये हुआ कि बुनकरों ने अपनी आज़ादी खो दी।
अब वो न तो अपनी मर्जी से कीमत तय कर सकते थे और ना ही किसी दूसरे खरीदार को अपना माल बेच सकते थे, और जो गांव के व्यापारियों से उनका एक पुराना भरोसे का रिश्ता था ना, वो भी टूट गया। अब जाहिर है इस नए सिस्टम का नतीजा सिर्फ टकराव और मुसीबतें ही हो सकता था। बुनकरों और गुमाश्तों के बीच आए दिन झड़पें होती थीं। माल सप्लाई में जरा सी भी देरी होने पर बुनकरों को पीटा जाता था, कोड़े मारे जाते थे। तंग आकर कई बुनकरों ने तो अपने गांव ही छोड़ दिए और कहीं और पलायन कर गए। और आखिरकार बहुत से लोगों ने तो अपना पुश्तैनी काम छोड़कर खेतीहर मजदूर बनना ही बेहतर समझा। हमारे बुनकर अभी इस जुल्म से जूझ ही रहे थे कि उन्हें क्या पता था कि दुनिया के दूसरे कोने से एक और भी बड़ा तूफान उनकी तरफ पड़ रहा है। ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है। 1772 में कंपनी का ही एक अधिकारी था, हेनरी पटिलो। वो कितने भरोसे से कह रहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी दूसरा देश ऐसी क्वालिटी का माल बना ही नहीं सकता। लेकिन इतिहास गवाह है वो कितना ज्यादा गलत साबित होने वाला था। जरा इस पतन की रफ्तार देखिए, ये सच में हैरान करने वाली है। सोचिए, सिर्फ 40 साल के अंदर भारत का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था कपड़ा, वो कुल एक्सपोर्ट के 33% से घटकर सिर्फ 3% पर आ गया। मतलब एक तरह से लगभग खत्म ही हो गया। और ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू था। ठीक उसी वक्त भारत के अपने बाजार मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों में बने सस्ते मशीनी कपड़ों से पाट दिए गए। अब सोचिए, ये बुनकरों के लिए कितनी बड़ी दोहरी मार थी। ना तो उनका माल बाहर बिक रहा था और ना ही अपने देश में। तो ये कोई एक झटका नहीं था, बल्कि एक के बाद एक आने वाले संकटों की पूरी लहर थी जिसने बुनकरों को कहीं का नहीं छोड़ा। पहले तो उनके एक्सपोर्ट और लोकल दोनों बाजार तबाह हो गए। फिर 1860 के दशक में अमेरिकी सिविल वॉर की वजह से कच्चे कपास के दाम आसमान छू गए, जिससे उनकी लागत बढ़ गई। और फिर रही सही कसर भारत में ही खुली नई फैक्ट्रियों ने पूरी कर दी। ऐसे में हथकरघा बुनकरों के लिए टिके रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। चलिए अब जरा देखते हैं कि उस दौर की सरकारी रिपोर्टें खुद इस तबाही के बारे में और इसकी जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ी उसके बारे में क्या कहती हैं। ये देखिए, पटना के कमिश्नर की रिपोर्ट है। वो साफ साफ लिख रहे हैं कि मैनचेस्टर से आने वाले सस्ते और टिकाऊ माल की वजह से यहाँ का उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग लगभग ठप पड़ गई है, क्योंकि देसी कारीगर उसका मुकाबला कर ही नहीं पा रहे। और ये 1872 की सेंट्रल प्रोविंसेस की जनगणना रिपोर्ट है। ये बताती है कि कैसे कोष्ठी यानी बुनकरों का पूरा समुदाय इतने बुरे वक्त का शिकार हुआ कि बड़ी संख्या में लोग अपना घर-बार, अपना पुश्तैनी हुनर सब कुछ छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए पलायन कर गए। क्यों? सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तो भारत के बुनकरों की ये कहानी सिर्फ एक उद्योग के खत्म होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है तकनीक, व्यापार और ताकत के उस गहरे रिश्ते की। और ये आज भी हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को उसे चलाने वाली ताकत की नीयत और उसकी राजनीति से कभी अलग करके देखा जा सकता है। जरा 19वीं सदी की कल्पना कीजिए। भारत का पूरा लैंडस्केप बदल रहा था। अचानक क्षितिज पर कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। धुआं उगलती हुई फैक्ट्रियां। ये सब कहां से आई और इनकी कहानी क्या है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इस बड़ी कहानी के दिल में दो सवाल हैं। पहला, इन विशाल कारखानों को बनाने का सपना किसने देखा और इसके लिए पैसा कहां से आया? और दूसरा, इन बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए वो लाखों हाथ कहां से आए? आज हम इन दो समानांतर कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के पहले कारखानों से। एक ऐसा दौर जिसने देश की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। और ये जो बदलाव था ना, ये बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 1854 में बॉम्बे में पहली कॉटन मिल खुलती है। ठीक एक साल बाद 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल लग जाती है। देखते ही देखते 1860 के दशक में कानपुर में एल्गिन मिल चालू हो गई और 1874 तक तो मद्रास में भी पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। ये एक लहर की तरह था जो पूरे भारत में फैल रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे कौन थे? ये थे भारत के शुरुआती एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग जिनके पास न सिर्फ पैसा था बल्कि एक नए इंडस्ट्रियल इंडिया को बनाने का विजन भी था। कई लोगों के लिए इस दौलत का रास्ता एक ऐसी जगह से होकर गुजरा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चीन के साथ व्यापार। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेकिन जबरदस्त मुनाफे वाला ट्रेड था जिसने भारत के पहले उद्योगपतियों की नींव रखी। द्वारकानाथ टैगोर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपनी किस्मत बनाई चीन के साथ ट्रेड करके।
खासकर अफीम और चाय के व्यापार से। फिर उन्होंने इस पैसे को इंडस्ट्रीज में लगाया और 1830 और 40 के दशक में 6 जॉइंट स्टॉक कंपनियां तक खड़ी कर दी। उनका मानना था कि भारत का भविष्य वेस्टर्नाइजेशन और औद्योगिकरण में ही है। वहीं अगर बॉम्बे की बात करें तो वहां पारसी उद्यमियों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़े कर दिए। दिनशॉ पेटेट और जमशेदजी टाटा जैसे दिग्गजों ने अपनी शुरुआती दौलत दो मुख्य रास्तों से कमाई। एक, चीन को सामान एक्सपोर्ट करके, और दूसरा, इंग्लैंड को कच्चा कपास भेजकर। ग्लोबल ट्रेड ही आप कह सकते हैं कि उनकी सफलता का इंजन था। लेकिन कहानी सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं थी। बर्मा, मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ जो ट्रेड नेटवर्क्स चल रहे थे, वहां से भी अच्छा खासा पैसा आ रहा था, और ये पैसा इन नए उद्योगों की आग में ईंधन का काम कर रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये पावर और कंट्रोल की भी कहानी है। आइए समझते हैं कि औपनिवेशिक शासन के तहत ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे कर रहा था। तो देखिए, ये सिस्टम काम कैसे करता था। यहां पावर का बैलेंस एकदम साफ दिखता है। एक तरफ थे भारतीय व्यापारी जिनके पास पैसा था, जो कैपिटल लगा रहे थे, लेकिन असली कंट्रोल था यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के हाथ में। सारे बड़े इन्वेस्टमेंट के फैसले वही लेती थीं। भारतीय व्यापारियों को तो यूरोप के साथ सीधे व्यापार करने से भी रोक दिया गया था, जिससे वे सिर्फ कच्चे माल के एक्सपोर्टर बनकर रह गए। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय एजेंसियां न सिर्फ कंपनियों को मैनेज करती थी, बल्कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पर भी उनका ही कब्जा था। मतलब पैसा आपका, लेकिन खेल के नियम कोई और बना रहा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर। वो लोग जो इन फैक्ट्रियों को असल में चलाते थे, यानी मजदूर, और उनकी संख्या वो वाकई में चौंकाने वाली थी। जरा सोचिए, 1901 में भारत की फैक्ट्रियों में करीब 5,84,000 मजदूर काम करते थे, और सिर्फ 45 साल बाद 1946 तक ये आंकड़ा बढ़कर 24,36,000 हो गया। मतलब इन मिलों को चलाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत थी। तो ये लाखों मजदूर आखिर आए कहां से थे? यही लोग तो इन विशाल कारखानों की असली नींव थे। देखिए, ज्यादातर लोग प्रवासी थे जो अपने गांव छोड़कर आए थे। एक उदाहरण देखते हैं। 1911 में बॉम्बे की कॉटन मिलों में काम करने वाले 50% से भी ज्यादा मजदूर सिर्फ एक जगह से आए थे, पास के रत्नागिरी जिले से। लोग काम की तलाश में मीलों का सफर तय कर रहे थे। ये लोग अक्सर आसपास के गांव के किसान और कारीगर होते थे। उनकी जिंदगी शहर और गांव के बीच जैसे बंटी हुई थी। फसल की कटाई हो या कोई त्योहार, वो हमेशा अपने गांव लौट जाते थे। लेकिन जैसे जैसे काम की खबर दूर दूर तक फैली, लोग नौकरियों की उम्मीद में बहुत दूर दूर से भी आने लगे। यहां एक बड़ी अजीब सी बात थी। एक तरफ फैक्ट्रियों को मजदूरों की बहुत जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ नौकरी पाना वो बहुत ही मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि काम ढूंढने वालों की भीड़ हमेशा उपलब्ध नौकरियों से कहीं ज्यादा होती थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है जॉबर की। ये जॉबर कौन था? वो मिल का एक पुराना और भरोसेमंद कर्मचारी होता था, जिसे मालिक नए लोगों की भर्ती का काम देते थे, और वो अक्सर अपने ही गांव से लोगों को काम पर लेकर आता था। इस सिस्टम ने जॉबर को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। जैसा कि एक पूर्व मिल मजदूर वसंत पारकर बताते हैं, श्रमिक अपने बेटों को मिल में काम दिलाने के लिए जॉबरों को पैसे देते थे। जॉबर नौकरी दिलवाता, शहर में बसने में मदद करता और जरूरत पड़ने पर पैसे भी उधार दे देता था। लेकिन इन सब एहसानों के बदले में वो पैसे और तोहफों की मांग भी करता था। तो यहां हमारे सामने एक ही सिक्के के दो पहलू आते हैं। एक तरफ बेशुमार दौलत और मौके थे, तो दूसरी तरफ उतनी ही कठिनाई और संघर्ष भी था। इन मजदूरों की दुनिया सिर्फ मिल की दीवारों तक सीमित नहीं थी। वसंत पारकर का यह कहना उस गहरे जुड़ाव को दिखाता है। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपने गांव से बहुत करीब से जुड़ा हुआ था। वो फसल काटने और बुआई के लिए घर जाता था। लेकिन मिल के अंदर की सच्चाई बहुत कठोर थी। ट्रेड यूनियनिस्ट भाई भोसले याद करते हैं, उन दिनों शिफ्ट 10 घंटे की होती थी। मेरे पिता ने 35 साल काम किया, उन्हें दमे जैसी बीमारी हो गई और वे और काम नहीं कर सके। फिर मेरे पिता गांव वापस चले गए। ये जिंदगी का एक बहुत ही क्रूर चक्र था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ही सिस्टम की दो बिल्कुल अलग हकीकतें हैं। पहली, विजन और उद्यम की, जहां कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने ग्लोबल ट्रेड से दौलत कमाकर बड़े बड़े औद्योगिक साम्राज्य खड़े किए। और दूसरी, पलायन और मेहनत की, जहां लाखों मजदूरों ने अपने गांव छोड़कर मुश्किल और असुरक्षित नौकरियों को अपनाया, और इन दोनों ने मिलकर एक नए भारत को बनाया, जहां अपार दौलत और अपार कठिनाइयां दोनों साथ साथ मौजूद थी।
और यहीं पर ये कहानी हमें आज के एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस दोहरी व्यवस्था की विरासत, यानी कुछ शक्तिशाली परिवारों की दौलत और लाखों प्रवासी मजदूरों की मेहनत, आज भी हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भारत के औद्योगिक विकास की कहानी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी शायद हम सब सोचते हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और मशीनों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे मोड़ हैं जो हैरान कर देते हैं। तो चलिए इस कहानी के कुछ अनसुने पहलुओं को समझते हैं। जब हम औद्योगिकरण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? धुआं उगलती ऊंची ऊंची चिमनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, है ना? पर क्या भारत में औद्योगिकीकरण की यही पूरी सच्चाई थी? जैसा कि हम देखेंगे, असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है यूरोपीय एजेंसियों से, जिनका भारत के शुरुआती औद्योगिक उत्पादन पर पूरा दबदबा था। उनका सारा ध्यान उन चीजों पर था जिन्हें वो यहाँ से बाहर भेज सकें, जैसे चाय, कॉफी, नील और जूट। मतलब ये सारा सामान भारत के बाजार के लिए नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटेन और दूसरे देशों के लिए था। अब जब भारतीय व्यापारियों ने इस मैदान में उतरने का सोचा, तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। वो जानते थे कि मैनचेस्टर से आने वाले फिनिश्ड कपड़ों से सीधा मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहां कंपटीशन कम था, मोटा सूती धागा बनाना। ये धागा या तो भारत के ही हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे, या फिर इससे चीन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो धागे से ये कहानी शुरू तो हुई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय मिलों की किस्मत ही बदल दी। चलिए देखते हैं कि ये जबरदस्त बदलाव कैसे आया। अब देखिए कैसे एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाओं ने पूरा खेल ही बदल दिया। सबसे पहले 1905 में आया स्वदेशी आंदोलन, जिसने लोगों को विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। फिर चीन को होने वाला धागे का निर्यात घट गया, जिससे भारतीय उद्योगपतियों को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। और फिर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया पहले विश्व युद्ध के साथ। और नतीजा ये देखिए, ये आंकड़ा सब कुछ कह देता है। इन बदलावों का असर इतना जबरदस्त था कि विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही सिर्फ 12 सालों में भारत में कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया। अब भारतीय मिलें सिर्फ धागा नहीं बल्कि कपड़ा भी बना रही थीं। फिर आया पहला विश्व युद्ध, और इसने तो जैसे भारतीय उद्योगों के लिए सोने के दरवाजे ही खोल दिए। ब्रिटेन की मिलें युद्ध का सामान बनाने में लग गईं, और भारत में मैनचेस्टर का माल आना लगभग बंद हो गया। अचानक पूरा का पूरा भारतीय बाजार यहाँ की मिलों के लिए खाली था। उन्होंने सेना के लिए वर्दी, जूट के बोरे, टेंट, जूते सब कुछ बनाया। पुरानी फैक्ट्रियां दिन रात चलने लगीं और नई फैक्ट्रियां खुल गईं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या हुई? युद्ध खत्म होने के बाद हालात पहले जैसे कभी नहीं रहे। मैनचेस्टर भारतीय बाजार पर अपनी वो पुरानी पकड़ फिर कभी हासिल नहीं कर पाया, और इस खाली जगह को भरा भारतीय उद्योगपतियों ने, जिन्होंने अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। लेकिन क्या ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की कहानी ही पूरी कहानी है? क्या सारा काम इन्हीं मिलों में हो रहा था? जरा रुकिए, क्योंकि असली कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। एक ऐसी दुनिया जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये दिमाग घुमा देने वाला है। 1911 में जितने भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनमें से सिर्फ 5% रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में थे। तो फिर बाकी के 95% लोग कहाँ थे? वो थे हमारी नजरों से दूर, छोटी छोटी गलियों में, घरों के अंदर बनी वर्कशॉप्स में। ये एक तरह की पैरेलल इकोनॉमी थी जो बड़ी फैक्ट्रियों की चकाचौंध से दूर चुपचाप अपना काम कर रही थी। तो चलिए अब उस दूसरी दुनिया की कहानी सुनते हैं। कहानी उन बुनकरों और कारीगरों की जिन्होंने न सिर्फ मशीनों का सामना किया बल्कि तरक्की भी की। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये कैसे हुआ। ये ग्राफ देखिए। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मिलों के आने से हथकरघे तो खत्म हो गए होंगे, है ना? लेकिन असलियत ठीक इसके उलट थी। 1900 और 1940 के बीच हथकरघे से बनने वाले कपड़े का उत्पादन घटा नहीं, बल्कि लगभग 3 गुना बढ़ गया। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये चमत्कार कैसे हुआ? इसके पीछे 2 बड़ी और स्मार्ट वजहें थीं। पहली, बुनकरों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, और दूसरी, उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में महारत हासिल की जिनका मुकाबला मिलें कर ही नहीं सकती थीं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण था
फ्लाई शटल। ये नाम सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये एक कमाल का आविष्कार था। सोचिए, एक ऐसा टूल जिसने बुनकरों की स्पीड बढ़ा दी, मेहनत कम कर दी और वो पहले से ज्यादा चौड़ा कपड़ा भी बना सकते थे। ये उनके लिए एक गेम चेंजर था। और ऐसा नहीं कि ये कुछ ही लोगों ने अपनाया, नहीं, 1941 आते आते भारत के 35% से ज्यादा हथकरघों में ये लग चुका था। और कुछ जगहों पर जैसे त्रावणकोर या बंगाल में तो ये आंकड़ा 70 से 80% तक था। मतलब ये एक छोटी मोटी क्रांति ही थी। दूसरी स्ट्रैटेजी थी मार्केट को समझना। बुनकरों ने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी, मोटा कपड़ा जो गरीब लोग खरीदते हैं उसका बाजार बहुत ऊपर नीचे होता है। फसल खराब हुई तो डिमांड खत्म, लेकिन जो महीन बढ़िया कपड़ा अमीर लोग खरीदते हैं उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन चीज़ों पर फोकस किया जिन्हें बनाना मिलों के बस की बात नहीं थी, जैसे बनारसी साड़ी का वो बारीक काम या फिर साड़ियों पर बुने हुए डिज़ाइन वाले बॉर्डर, मद्रास की मशहूर लुंगी और रुमाल। ये वो कला की जिसकी नकल मशीनें नहीं कर सकती थी। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, एक तरफ ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां और दूसरी तरफ गलियों में चलते हथकरघे। चलिए अब इन दोनों तस्वीरों को जोड़कर भारत के औद्योगिकीकरण की पूरी असली तस्वीर देखते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, इन कारीगरों की जिंदगी आसान नहीं थी। बहुत मेहनत थी, लंबे लंबे घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन वे सिर्फ गुजरे जमाने की निशानी नहीं थे जो खत्म होने की कगार पर थे। यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। इन कारीगरों का काम फैक्ट्रियों से अलग थलग नहीं था। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। फैक्ट्रियां और ये छोटी वर्कशॉप्स, ये दोनों मिलकर ही भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बना रहे थे। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर फैक्ट्रियों के साथ साथ लाखों लोग अपने हुनर से तरक्की कर रहे थे, तो फिर औद्योगिकीकरण का असली मतलब क्या है? शायद जो परिभाषा हम किताबों में पढ़ते आए हैं, वो अधूरी है। नमस्कार। आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत बड़े और दिलचस्प विषय पर है, जिसे हम एकदम सरल हिस्सों में समझेंगे। कभी सोचा है किसी को ऐसी चीज खरीदने के लिए कैसे तैयार किया जाए जिसकी उन्हें कभी जरूरत ही महसूस ना हुई हो? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि यही वो बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सामना ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में करना पड़ा था। तो आज हम विज्ञापन के इतिहास की एक बहुत ही मजेदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इच्छा पैदा करने की चुनौती, फिर लेबल्स की वो छिपी हुई ताकत, उसके बाद देवी देवताओं और राजाओं के नाम पर सामान कैसे बेचा गया, फिर कहानी में आएगा एक राष्ट्रवादी मोड़, और आखिर में हम बात करेंगे तस्वीरों की उस ताकत की जो आज भी कायम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इच्छा पैदा करने की चुनौती। मतलब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने आखिर औपनिवेशिक भारत में एक पूरा का पूरा नया बाजार खड़ा कैसे कर दिया? तो इसका जवाब क्या था? जवाब था एडवर्टाइजमेंट्स, यानी विज्ञापन। ये एक इतना जबरदस्त हथियार था जिसका इस्तेमाल लोगों की सोच बदलने, नई नई ज़रूरतें पैदा करने और बाजारों को फैलाने के लिए किया गया। और ये सब हुआ खास तौर पर उस औद्योगिक युग की शुरुआत में। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ी। हमारा दूसरा सेक्शन है लेबल्स की छिपी हुई ताकत। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक नई दुनिया में ब्रांड बनाने का सबसे पहला और सबसे अहम कदम था। देखिए, जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, तो उन्होंने एक बहुत ही सीधी सी तरकीब अपनाई। उन्होंने कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाना शुरू कर दिया, और इन लेबल्स पर साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता था, मेड इन मैनचेस्टर। है ना, एकदम सीधी लेकिन बहुत ही असरदार शुरुआत। अच्छा, इस लेबल का मकसद सिर्फ एक नहीं था, बल्कि दोहरा था। पहला तो ये कि खरीदार को कंपनी और वो जगह जहां सामान बन रहा है उसके बारे में पता चले, वो नाम जाना पहचाना लगे। और दूसरा, ये एक तरह से क्वालिटी की गारंटी बन गया, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। ये लेबल सिर्फ शब्द नहीं थे, ये धीरे धीरे कला का रूप लेने लगे। बनाने वालों को ये बहुत जल्द समझ आ गया कि सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन, एक भावनात्मक रिश्ता बनाना होगा। और बस यहीं से शुरू हुआ तस्वीरों का असली जादू। और इसी जादू की बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, देवी देवताओं और राजाओं के सहारे सेलिंग,
ये वो कमाल की स्ट्रैटेजी थी जहां ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने लोगों से जुड़ने और उनका भरोसा जीतने के लिए भारतीय कल्चर का ही इस्तेमाल कर लिया। तो सवाल उठता है कि उन्होंने अपने लेबल्स पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें छापी ही क्यों? वजह बहुत सीधी और चालाकी भरी थी। सोचिए, जब किसी प्रोडक्ट पर भगवान की तस्वीर हो तो ऐसा लगता है मानो भगवान खुद उसे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी मंजूरी दे रहे हैं। कृष्ण, सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिकेय, इन सब जानी पहचानी तस्वीरों ने एक विदेशी सामान को मानो रातों रात अपना देसी बना दिया। पर रुकिए, कहानी में एक और शानदार आइडिया आने वाला था, और वो था कैलेंडर। जी हाँ, मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने के लिए कैलेंडर छापना शुरू कर दिया, और ये एक जबरदस्त हिट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी साबित हुई। तो ये कैलेंडर इतने असरदार थे क्यों? देखिए, अखबार या मैगजीन पढ़ने के लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी था, लेकिन कैलेंडर तो हर कोई इस्तेमाल करता था। वो चाय की छोटी सी दुकान से लेकर बड़े बड़े घरों और दफ्तरों में टंगे रहते थे। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उन पर लोगों की नज़र हर दिन पूरे साल पड़ती रहती थी। इससे बेहतर विज्ञापन और क्या हो सकता था? अच्छा, सिर्फ देवी देवता ही नहीं, इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स ने एक और दांव खेला। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह जैसे सम्राटों और नवाबों की तस्वीरें भी इस्तेमाल की। मैसेज एकदम साफ था कि अगर इस शाही हस्ती का सम्मान है तो फिर इस प्रोडक्ट का भी सम्मान होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ राजा महाराजा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी पर तो कोई शक कर ही नहीं सकता। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। यहाँ से आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, और ये है हमारा चौथा सेक्शन, एडवर्टाइजिंग का राष्ट्रवादी टर्न। चलिए देखते हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने इसी खेल में इन्हीं तरीकों से पलटवार कैसे किया। जब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा तो उनका मैसेज एकदम साफ और दमदार था। सीधा सीधा कहा गया, अगर देश की फिक्र है तो सिर्फ वही सामान खरीदो जो भारतीय बनाते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक बहुत बहुत पावरफुल इमोशनल अपील थी। और इस तरह विज्ञापन अब सिर्फ सामान बेचने का एक तरीका नहीं रह गए थे, वो स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश को घर घर पहुंचाने का एक जरिया बन गए थे। एक ऐसा संदेश जो आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की बात करता था। तो यहाँ एक तरह का एडवर्टाइजिंग बैटल ग्राउंड बन गया था। दोनों ही तरफ ब्रिटिश और भारतीय तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मकसद बिल्कुल उल्टे थे। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स भरोसा जगाकर विदेशी माल बेच रहे थे, तो वहीं भारतीय मैन्युफैक्चरर्स राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाकर देसी माल बेच रहे थे। एक का मैसेज था, इसे शाही मंजूरी मिली है, तो दूसरे का मैसेज था, इसे खरीदकर आप देश का समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, तस्वीरों की वो ताकत जो हमेशा रहती है। आखिर ये पूरा इतिहास हमें मार्केटिंग और कल्चर के बारे में क्या सिखाता है? तो अगर इस पूरी कहानी को हम 3 स्टेप्स में देखें तो वो कुछ ऐसी है। स्टेप 1, प्रॉब्लम। एक अनजान विदेशी बाजार में नए सामान के लिए चाहत कैसे पैदा की जाए। स्टेप 2, सॉल्यूशन। भरोसा जीतने के लिए जाने पहचाने कल्चरल सिंबल्स जैसे भगवान और राजाओं का इस्तेमाल करो। और स्टेप 3, द ट्विस्ट। उन्हीं सिंबल्स को एक राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। तो आखिर में ये इतिहास हमें एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी बात सिखाता है। वो ये कि विज्ञापन सिर्फ सामान नहीं बेचते, वो कल्चर को, हमारी संस्कृति को एक शक्ल देते हैं, हमारी सोच पर असर डालते हैं और कभी-कभी तो इतिहास का रुख तक मोड़ देते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हम रोज जो एड्स देखते हैं, उनके पीछे कौन से छिपे हुए मैसेज होते हैं? क्या वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर हमें कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। औद्योगिक क्रांति का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद लगातार तरक्की और बड़ी बड़ी मशीनों का। जैसे 1900 की ये तस्वीर एक शानदार भविष्य दिखाती है। टेक्नोलॉजी, रेलवे, कैमरा, सब कुछ है। या फिर ये तस्वीर जो दिखाती है कि कैसे पश्चिम की मॉडर्न दुनिया ने पूरब के अतीत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी? चलिए देखते हैं, क्योंकि असलियत काफी अलग और दिलचस्प है। फैक्ट्रियों के आने से बहुत पहले भी एक इंडस्ट्रियल सिस्टम था जो शहरों में नहीं बल्कि गांव में चल रहा था। देखिए, शहरों के व्यापारी गांव के कारीगरों से काम करवाते थे। एक पूरा नेटवर्क था जो घरों से चलता था।
हैरानी की बात है कि 19वीं सदी के आखिर तक भी सिर्फ 20% से कम लोग ही टेक इंडस्ट्री में थे। तो फिर हाथ का काम क्यों चलता रहा? क्योंकि मजदूर सस्ते थे और मशीनें महंगी, खासकर खास डिजाइन्स के लिए। लेकिन मजदूरों की जिंदगी आसान नहीं थी। नौकरी मिलना तो किस्मत और जान पहचान का खेल था। अब कहानी का रुख भारत की तरफ करते हैं। अंग्रेजों से पहले भारतीय कपड़ों का पूरी दुनिया में दबदबा था। पर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया, ये पूरा नेटवर्क बिखर गया और एक्सपोर्ट लगभग खत्म हो गया। कंपनी ने अपना एक सिस्टम बनाया, गुमाश्ता रखे, कर्ज दिए और बुनकरों की मोलभाव की ताकत ही खत्म कर दी। नतीजा, भारतीय बुनकरों पर दोहरी मार पड़ी। एक्सपोर्ट मार्केट भी गया और लोकल मार्केट भी खत्म हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि हाथ का काम पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, कहानी में एक और ट्विस्ट है। यकीन करना मुश्किल है, पर 1900 से 1940 के बीच भारत में हैंडलूम प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया। ऐसा कैसे हुआ? असल में छोटे कारीगरों ने भी नई तकनीक अपनाई, जैसे फ्लाई शटल लूम। अब देखिए, माल तो बन गया, पर उसे बेचना भी तो था, और इसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ा। ब्रिटिश कंपनियों ने मेड इन मैनचेस्टर जैसे लेबल इस्तेमाल किए ताकि एक क्वालिटी की पहचान बन जाए। और ये तो और भी दिलचस्प है, उन्होंने लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें छापी। जवाब में भारतीय कंपनियों ने अपने विज्ञापनों में स्वदेशी का नारा दिया, सिर्फ भारतीय खरीदें। तो साफ है, इंडस्ट्रियल एज कोई एक कहानी नहीं थी। ये मशीन और हाथ, तरक्की और संघर्ष सबकी मिली-जुली कहानी थी। तो इस तस्वीर को दोबारा देखें। क्या ये सिर्फ तरक्की है या फिर किसी बिल्कुल नई चीज की शुरुआत?